So, hello everybody. Uh, I'm again Harshit Shrivastava, and मैं आपको आज I'll continue in Hindi, no issues. मैं आपको आज बताऊंगा आई मीन लास्ट सेशन में जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बेसिक सेटअप करना बताया था मैंने, कैसे हम लोग एक लोकल सेटअप कर सकते हैं Oracle DB का एंड एसक्यूएल डेवलपर इंस्टॉल करके उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर सेटअप आपने नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट अदर वीडियो। उसको अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड इट। ओके, नाउ आई जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ नाउ, मेरा आइडिया है, मैंने एक टेबल बना ली, बेसिक टेबल, एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर कुछ उसके पर्टिकुलर कॉलम्स हैं, फील्ड्स हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ईमेल, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, सिटी। ओके, ये पर्सनल डिटेल्स हैं। तो इसके लिए मैं एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि सबसे बेसिक ऑफ द बेसिक उसके कॉल्स, स्प्रिंग बूट कॉल्स वो लेंगे। ओके, सो लाइक पोस्ट, गेट और वो सारी रिक्वेस्ट फॉर दिस टेबल ये लेंगे। ठीक है, तो मैंने स्प्रिंग इनिशियलाइज़र खोल लिया। अगर आपको नहीं पता तो यू कैन डायरेक्टली गो टू स्प्रिंग इनिशियलाइज़र। सो व्हाट्सएवर यू विल फाइंड दिस लिंक। ये लिंक आपको मिलेगी, ये लिंक आपको खोलनी है। उसके बाद आप इस स्क्रीन पे आ जाओगे। ये स्प्रिंग इनिशियलाइज़र है, ये बेसिकली आपको एक डमी एप्लीकेशन बना के दे देता है, स्प्रिंग बूट विथ मिनिमल डिपेंडेंसीज, जो कि कम से कम उसमें जो डिपेंडेंसी उसमें लगनी है और वो बेसिक सेटअप जो बॉयलर प्लेट कोड रहता है वो हटा के वो बस उसका मेन जस्ट जो आपको मेन कोडिंग करनी है उस पार्ट पे आके आपको सीधे ड्रॉप करता है। तो बेटर है आप ये यूज़ करो, नहीं तो आपको बार बार वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पूरी वो करनी पड़ेगी। तो अगर मैं म्यून का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो म्यून यूज़ कर लो, जावा यूज़ कर लो। 2.4.3 इज़ बेसिक आई थिंक, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने अपना एक ग्रुप डाल दिया com.txt, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। एम्प्लॉय एप्लीकेशन आर्टिफैक्ट है और उसकी एप्लीकेशन की नेम है एम्प्लॉय ऐप। दिस इज एन एम्प्लॉय एप्लीकेशन, एम्प्लॉय मैनेजमेंट एप्लीकेशन बेसिकली। ओके, तो पैकेजिंग जो होगी वो और करूँगा मैं या जार करूँगा, वो डिपेंड करता है। बट अभी तो करेंटली मैं जारी कर रहा हूँ जिससे वो एग्जीक्यूटिबल की तरह रन हो जाए। ठीक है, जावा 8 रखता हूँ, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं मुझे। तो मैं देखता हूँ यहाँ से क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले रेस्टफुल सर्विसेज के लिए यू नीड स्प्रिंग वेब, फिर यू नीड स्प्रिंग रेस्ट रिपोजिटरीज। आई थिंक सो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट मैं ले लेता हूँ। जर्सी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वन वेब के लिए आई थिंक सो स्प्रिंग वेब इज़ काफ़ी है। स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्प्रिंग डेटा के लिए, एसक्यूएल के लिए भी नहीं चाहिए मुझे, ओरेकल डीबी चाहिए। तो ओरेकल ड्राइवर ले लूँगा मैं। हाइपरमीड का स्प्रिंग डेटा जेपीए, और जेपीए बेसिकली यही आता है। तो इससे आपको कुछ सारी जेपीए की इनबिल्ट मेथड्स मिल जाएंगे और जेपीए का जो आपका ये होता है ऑब्जेक्ट टू मैपिंग, ऑब्जेक्ट मैपिंग जो होता है, ठीक है, वो मिल जाता है। उसके अलावा क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं एक बार एक्चुएटर भी ट्राई करूँगा। तो मैं बेसिकली एक्चुएटर भी डालूँगा इसमें। अभी के लिए स्प्रिंग बूट एक्चुएटर डाल रहा हूँ मैं, उसको मैं भी फ्यूचर में यूज़ करूँगा, नॉट राइट नाउ।
बढ़िया, देखते हैं। तो ये बन चुकी है हमारी फाइल। नाउ आई जस्ट open copy this file in my document Spring Workspace और पेस्ट कर दिया मैंने, इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। और रीड मार देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा मेलिंग प्रोजेक्ट, इसको एज अ मेवन प्रोजेक्ट ही एक्सपोर्ट करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके, सो आई जस्ट सर्च फॉर दिस मेवन प्रोजेक्ट। तो डालना है राइट, इसमें बाउंड तो होनी चाहिए। मेरे मुझे फिर से करना पड़ेगा। मैं ऐसे करता हूँ, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन सही रहेगा। इसका फिर से मैं करता हूँ प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग बताता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स का एप्लीकेशन, तो ये सिलेक्ट फोल्डर किया मैंने, करते हैं। ओके, नाउ लेट इट import the main project। इसमें कुछ तो टाइम लगेगा। मैंने साथ ही साथ अपना, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आई डोंट नो इफ दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूज़फुल और नॉट, बट व्हाट्सएवर मैंने मेमोरी अपग्रेड कराई है। मेरा लैपटॉप हालांकि बहुत ही पुराना था HP का, एंड वो मैंने कॉलेज टाइम पे लिया था। तो उस समय तो सारे के सारे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल यही यूज़ करते हैं बेसिकली HP का ही। तो मेरा 4 GB रैम था और नॉर्मल डिस्क थी, तो मैंने रैम अपग्रेड कराया, तो इट्स नाउ 12 GB कर दिया, मतलब 8 GB एक्सपैंड करा दिया, और साथ ही साथ मैंने एक SSD भी लगवा दिया। तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस बूस्ट तो काफ़ी होता है। अगर आप देखो तो मोर और लेस तो डाउनलोड कर रहे हैं। एनीवेज, आप देख सकते हो कि डिस्क यूजेस कितना कम है और कितना इजी है। मेमोरी यूजेज इज आल्सो सो कूल, सो इजी। ओके, सो दिस इज इट, यही बात है। जब तक मैं पॉज कर देता हूँ लोग को। ऑलराइट गाइस, तो ये अभी सब इंस्टॉलेशन और डाउनलोड्स हो चुके हैं। क्योंकि मैंने पहली बार सेटअप किया था तो इट वाज टेकिंग सम मच मोर टाइम। अभी आप ये देखोगे तो आपको सोर्स दिखने लगेगा मस्त और ईजिली, और साथ ही साथ इसके सारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। pom.xml फाइल भी दिखेगी जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज जो हमने ऐड की थी यहाँ से स्प्रिंग इनिशियलाइजर से, ये सारी डिपेंडेंसीज ये ऑलरेडी एडेड है। तो अगर आप देखो यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस ड्राइवर भी एडेड है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर और मेवन प्लगइन भी है, वेब डेटा JPA और एक्चुएटर की डिपेंडेंसीज पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सारी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये हमने कर लिया, अभी नॉर्मल सेटअप हो गया। इसके अंदर सारी फॉर्म फाइल्स हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे हम सारी चीज़ें समझेंगे वो क्यों हैं और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो जैसे ये नॉर्मल हमने जो भी भर रखा था फॉर्म में, ग्रुप ID, आर्टिफैक्ट ID, वो सारी चीज़ यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो गई है। तो ये अच्छी चीज़ है। ओके,
अब हम इसको स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं चलेगा कैसे. जस्ट लेट इट let's run it through Spring Boot like a Spring Boot application. So let's see what happens. अब एक्सेस कर देता हूँ मैं. Console, okay. इसको मैं यहाँ से okay. Application failed to start. Data source URL failed to determine. अभी यहाँ पे application.properties है. इसमें मैंने डेटा सोर्स का कोई URL डाला नहीं है, तो वो मैं डाल देता हूँ अभी. ओके, तो अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में चेक करें शायद तो हमें मिल सकता है. और या तो मैं इसका देखता हूँ. ओके गाइस, तो मुझे ये मिल गया. एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप ओरेकल जैसे आपने डाल दिया, आपको ओरेकल का वो भी सेटअप करना पड़ेगा लिंक. तो जैसे मैंने यहाँ पे ओरेकल का एक URL डाल दिया है, तो JDBC ओरेकल 10@localhost. तो मैंने बेसिकली यहाँ से इसकी जो प्रॉपर्टी फाइल है, जो आप यहाँ से चेक करोगे प्रॉपर्टी, तो इसमें होस्ट नेम, पोर्ट और SID दी रहती है. ठीक है, तो होस्ट नेम, पोर्ट और SID दी रहती है आपको ऑलरेडी, जिसकी वजह से आप इसको यहाँ पे JDBC ओरेकल 10:@ होस्ट नेम, पोर्ट और SID से ::: लगा के आप डाल दोगे, यहाँ पे चलेगा ये. फिर स्प्रिंग डेटा सोर्स यूज़र नेम जो मैंने डाला था होम यूज़र, और डेटा सोर्स पासवर्ड जो मैंने पासवर्ड 2 डाला है वो है. ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग सोर्स डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास नेम. तो ये तो बेसिक है. तो ओरेकल JDBC ओरेकल ड्राइवर चाहिए आपको जब भी आप रन करना है. ठीक है, इसके बाद मैंने पोर्ट चेंज कर दिया 81. आई थिंक सो मेरा 80 पोर्ट था वो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज्ड है किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं था. बट मैंने इस पर रन किया तो राइट नाउ इट्स वर्किंग फाइन. तो भी अगर मैं रन करके देखूँ, हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन हो जाएगा ईजिली. तो ओके, तो अभी एप्लीकेशन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टार्टेड एम्बेडेड एप्लीकेशन, एम्प्लॉय एप्लीकेशन. ठीक है, 10 सेकेंड्स तो ये स्टार्ट हो गई है. तो हमारा दूसरा काम है, जैसे हमारे पास ऑलरेडी ये आ गया है. ठीक है, तो ये मेन एप्लीकेशन है. इसके अंदर विल क्रिएट मोर सब पैकेजेस. तो एप्लीकेशन, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले कंट्रोलर का पैकेज डालेंगे. कंट्रोलर का पैकेज है, उसके अंदर एक कंट्रोलर बनाएंगे जो मेन कंट्रोलर होगा. तो मेन कंट्रोलर है, इसके अंदर मैपिंग्स डालना पड़ेगा. तो उसको @कंट्रोलर पहले कर देते हैं. तो @कंट्रोलर जो एनोटेशन है, ये बेसिकली ये बताता है कि ये पर्टिकुलर एक कंट्रोलर है. ठीक है, कंट्रोलर क्लास. तो इसको रेस्ट कंट्रोलर करने देते हैं बेसिकली. तो रेस्ट कंट्रोलर है, उसके अंदर मैपिंग भी लिख सकते हो आप. तो मेरे को ऐसे कमांड नहीं आ रहा, मैं देखना पड़ेगा, बट आई टेल यू. जस्ट
let me write some codes first. Public void void नेम मेरे को चाहिए क्या कि मैं एक लिस्ट रिटर्न करूँ, नहीं एम्प्लॉय को पूरे डेटा रिटर्न करूँ। तो ये एम्प्लॉय रिटर्न करने वाली क्लास बनेगी और मेथड बनेगा। ये एम्प्लॉय आईडी इसको IMT आईडी मिलेगा तभी ये आपको रिटर्न करेगा। तो एम्प्लॉय के लिए सबसे पहले उसका एक मॉडल बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारा एक जिसका स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से वीडियो रिज्यूम करूँगा जिससे थोड़ा टाइम बचेगा। आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई हैव डन आफ्टर दैट। ओके चलिए। ओके सो गाइस, मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन का। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन गो थ्रू करूँगा पूरी चीज़ें जो मैंने की है फ्रॉम द स्टार्ट, सो दैट आपको कहीं ऐसा लैग ना हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या फिर ये कुछ मिस हो गया क्या। तो लास्ट सा जब मैं देख रहा था, एक्चुअली मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, मैंने थोड़ा और एनालाइज किया। मुझे सारे कोड्स स्निपेट याद नहीं है, बट स्टिल एक बेसिक एपीआई क्रिएट करने के लिए इतना कुछ काफ़ी है। ओके तो मैंने सबसे पहले इसको जो एप्लीकेशन बनाया था उसको रन किया था, वो रन कर रही थी। उसके बाद मैंने जो डेटाबेस यूआरएल डालना था वो यहाँ पे डाला है। तो बेसिकली ड्राइवर क्लास नेम जो होगा वो बेसिकली oracle.jdbc.oracle ड्राइवर होगा। तो ये डायरेक्टली ड्राइवर डॉट गेट क्लास कर रहा है। ठीक है, क्लास नेम बाई क्लास नेम ड्राइवर उठा रहा है यहाँ से स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स का। उसके बाद यूआरएल डालना होता है। तो यूआरएल में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि JDBC oracle 10 @localhost 1521 और XC ये डालना है। ठीक है, उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डला हुआ है, होम यूज़र पासवर्ड। ठीक है तो जैसे कि आपको ये पता है, मैंने यहीं से इसकी सारी प्रॉपर्टीज कॉपी की है जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बना रखा था, वो कर रखा है। इसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन का नेम भी डाल दिया है जस्ट फॉर रेफरेंस, और मैंने पोर्ट बदल दिया है यहाँ पे। ओके अब जो मैंने दूसरे पार्ट्स किए हैं, सबसे पहले क्या करना होता है आपको, जो एम्प्लॉय एप्लीकेशन का ये जो पैकेज है, इस पैकेज के इंटरनल आपको सब पैकेजेस बनाने होते हैं। तो बेसिकली जो पैकेज की स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने com.hextet.emp-app.controller सपोज किया, इसका मतलब कॉम एक फोल्डर है, उसके अंदर हेक्सटेक है, उसके अंदर emp app है करके फोल्डर, और उसके अंदर यू हैव दिस कंट्रोलर मॉडल। ओके नाउ कंट्रोलर मॉडल्स रिपोजिटरी। ओके सो नाउ अभी क्या होता है कि एम्प्लॉय एप्लीकेशन कंट्रोलर एम्प्लॉय मॉड्यूल्स ये सारी चीज़ें बना दी मैंने। तो जब भी आप बनाएंगे कोई भी स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर उसका जो आप फॉलो करेंगे वो ये रहेगा कि एक कंट्रोलर लेयर रहेगी। कंट्रोलर इज द बेसिक हैंडलर लेयर, जहाँ से आपको कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो बेसिक मैपिंग स्टार्ट होती है वहाँ से। तो इसके अंदर जितने भी वो सब रखे हैं मैंने, वो सब डालूंगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में। और उसके बाद आप मॉडल्स बनाएंगे, फिर रिपोजिटरी की एक लेयर होगी। मॉडल्स बेसिकली आपके मॉडल क्लास होते हैं, जैसे एम्प्लॉय का एक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। और उसके बाद रिपोजिटरी रहेगी। रिपोजिटरी इज लाइक जो आपकी डाउ लेयर थी पहले, तो उसको हटा के एक रिपोजिटरी लेयर बना दी मैंने। तो रिपोजिटरी इंटरनली ORM के थ्रू, मैपिंग के थ्रू, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के थ्रू ही ये डेटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। ठीक है तो और उसके बाद ये सर्विस क्लास है। तो सर्विसेज बेसिकली जो आपकी सर्विस है, जो भी सर्विस आपको, तो आई मीन बिजनेस लॉजिक सारे सर्विस के अंदर लिखते हैं। तो ये मैंने इंटरफेस बनाया और उसके अंदर मैंने सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन फाइल बना रखी है। और इन सारों को एनोटेट करना बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, जिससे ये पता रहता है
अब एट द रेट सर्विस, एट द रेट कॉम्पोनेंट और एट द रेट रिपोजिटरी, इसको भी मैंने रिपोजिटरी डालना चाहिए, बट इसमें कोई डिपेंडेंसी है नहीं। आई मीन इसमें कोई चीज़ इंटरनली पास नहीं करनी है, तो इसको बिना बनाए भी चल रहा था अभी तक, बट बेटर है कि आप ये बना लो। इनडायरेक्टली ये जेपीई रिपोजिटरी को इनहेरिट करता ही है, तो ये इंटरनली स्प्रिंग के एनोटेशन को ओवरराइड कर ही लेता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है टेबल। तो मैंने अब मैं क्या करता हूँ, एक सीरीज से स्टार्ट करता हूँ, सारी चीज़ें बताते रह जाता हूँ। सबसे पहले मैंने टेबल बनाई, तो जो भी टेबल की स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसके अंदर जो एम्प्लॉय टेबल है DSC एम्प्लॉय करोगे आप, तो यू विल फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को रखते हुए ही इसी स्ट्रक्चर को समझते हुए मैंने उस पूरी क्लास को बनाया है, डिज़ाइन किया है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, तो सबसे पहले कोई भी एंटिटी क्लास को एट द रेट एंटिटी डालना होता है, तो ये इंटरनली बीन बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद एट द रेट टेबल डाला, जिससे मैंने टेबल का नाम यहाँ पे दिया है कि ये किस टेबल को डायरेक्टली मैप कर रही है। तो एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर इससे मैच खाता है, तो विल जस्ट राइट एट द रेट टेबल नेम एम्प्लॉय। उसके बाद इस टेबल का एक आईडी भी होगा, या फिर एम्बेडेड यूज़ कर सकते हैं फॉर कैंडिडेट कीज, आई थिंक सो। मतलब अभी प्राइमरी की में अगर आपके एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, तो आप उस समय थोड़ा डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हम लोग आगे लर्न करेंगे। और उसके बाद आपने जो मैंने क्या किया है, मेरा जो टेबल में नेम है, जैसे ये कॉलम का नाम EMP_ID है, बट अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे EMP_ID बना रखा है। तो अगर आपने ये लाइन नहीं यूज़ की, तो ये क्या करेगा, ये डेटाबेस में जाएगा और सर्च करेगा EMP_ID, और इसको मतलब वो नो केस इंसेंसिटिव रहता है, तो कैपिटल है, अपर केस, लोअर केस, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, बट EMP_ID वो सर्च करेगा, बट उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग का जो एट्रीब्यूट है वो EMP_ID है। ठीक है, तो ये नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये इशू देगा। तो बेटर है कि आप एक कॉलम बना लें और उसका नेम यहाँ पे डाल दें, तो ये इस वाले एट्रीब्यूट को उस EMP_ID से मैप कर देगा। सिमिलरली मैंने सारे जितने भी कॉलम्स है उसको मैप कर दिया है। उसके बाद मैंने उसके गेटर सेटर्स बना दिए हैं और उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाया है, और एक उसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बनाए रखा है। ठीक है, इसके बाद इसके सारे गेटर सेटर्स हैं यहाँ पे। तो बेसिक क्लास बन गई आपकी। ठीक है, अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपने डाओ क्लास बना ली, इसमें JPA रिपोजिटरी डाल दिया, इनहेरिट कर लिया। तो JPA इज़ बेटर ORM टूल कंपैरेटिव टू हाइबरनेट। ये है या नहीं, ये मेरे को बिल्कुल क्लियरली नहीं पता है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा आपको सजेशन नहीं दूंगा अभी करंटली। मैं उसके लिए थोड़ा रीड करूंगा और आपको और रिसर्च ओपिनियन दूंगा इसके बारे में, कि यहाँ हम क्यों JPA रिपोजिटरी यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल वी आर यूजिंग JPA रिपोजिटरी। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि आपको डायरेक्टली बहुत सारे मेथड्स मिल जाते हैं JPA के अपने, जैसे फाइंड बाय आइटम, फाइंड बाय आईडी और समथिंग, वैसे करके बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे, तो इसके अंदर फाइंड ऑल बाय आईडी, तो उसकी आईडीज जितनी भी मिलेगी, तो उससे सारे फाइंड ऑल हो जाएगा। सेव ऑल, सारी एंट्रीज एक साथ सेव करना। सेव एंड फ्लश, इस तरह के बहुत सारे मेथड है। फ्लश का मुझे अभी मीनिंग तो पता नहीं है। फ्लश इज ऑल पेंडिंग चेंजेस टू द डेटाबेस। ओके, तो सारा जो भी चेंजेस है उसको फ्लश कर देता है। ओके, डिलीट इन बैच, इसके साथ मतलब यही, इस तरह से करके बहुत सारे फाइंड ऑल, इस तरह के मेथड, इनबिल्ट मेथड आते हैं JPA रिपोजिटरी के अपने, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग JPA रिपोजिटरी अभी तक जो मुझे पता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जब मैंने रिपोजिटरी क्लास बना ली, तो अभी हम रिपोजिटरी के मेथड्स यूज़ करेंगे इन सर्विस, जो बिजनेस लॉजिक लिखते हैं।
तो अभी तो मुझे गेट करना है। तो इसमें आपका रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट विल जस्ट से गिव यू आईडी। तो इसमें यू डोंट हैव मच यूजेस ऑफ दिस सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस, बट यूज करना चाहिए बिकॉज जो भी रिक्वेस्ट है वो सर्विस के थ्रू होके रिपोजिटरी लेयर पे जाना चाहिए रादर देन डायरेक्टली कंट्रोलर से रिपोजिटरी लेयर पे। इससे आर्किटेक्चरल फ्लॉज होते हैं जो बाद में दिक्कत करते हैं। सपोज मैं इसको बता नहीं पा रहा हूँ अभी। जैसे कुछ चेंज करना हुआ मिडिल में और उसकी वजह से मेन जो आपका रिस्पॉन्स है और आपका जो रिक्वेस्ट है वो इफेक्ट हो रहा है, तो वो दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। ओके, सो ये बात है। अभी सर्विस आ गई मेरे पास। तो मैंने सर्विस बनाया, सर्विस को एनोटेट कर दिया @ सर्विस से। आप ये ज़रूर ध्यान कर दीजिए कि ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने एंटिटी बनाया तो whenever you see employee क्लास, तो इसके अंदर जो मैंने कॉलम यूज़ किए हैं वो जावा परसिस्टेंस के हैं। जो ये सारी एंटिटी आईडी, यहाँ पे आप स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के एंटिटी और टेबल को या आईडी को मत यूज़ करिएगा। इसमें आप जावा एक्स परसिस्टेंस एपीआई का यूज़ करिएगा यहाँ पे। तो इससे फॉल्ट्स नहीं आएंगे। आपको कभी कभार ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ तो फट रहा है कोड में, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दी दीज लाइब्रेरीज यू नीड टू इम्पोर्ट, ओके, रादर देन इम्पोर्टिंग अदर लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज का भी आप ध्यान देते रहो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज कर रखी है, तो ये तो डायरेक्टली एम्प्लॉय को ही हो गया है, मैंने इनहेरिट आई मीन यूज़ किया है, इधर इंपोर्ट किया है। और दूसरा क्लास इंपोर्ट किया वो सर्विस का है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टेरियोटाइप डॉट सर्विस। तो यहाँ पे मैंने गेट एम्प्लॉय आईडी बाय आईडी कर रखा है मैप, ठीक है। और फिर मैंने एक सर्विस एमपीएल बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाई जो इस एम्प्लॉय सर्विस के इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है। तो इसमें मैंने ऑटो ऐड कर लिया रिपोजिटरी को। अभी रिपोजिटरी को ऑटो वायर कर दिया तो ये रिक्वायर्ड क्लास हो गई। जब भी मैं ये बनाऊंगा, इस क्लास का बीन बनाऊंगा, तो इसके अंदर ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड ही होगा। और उसके बाद मैंने इस मेथड को बनाया, इसमें वो एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट गेट वन कर रहा है। तो इससे बेसिकली वो एम्प्लॉय को ही ढूंढ के निकालता है बाय आईडी, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। बेसिक, एक बेसिक मेथड है जो कि गेट कर रहा है। तो गेट वन करोगे तो जो सबसे पहली वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देता है इधर। उसके बाद अब मैंने कंट्रोलर लेयर पे आया मैं, और यहाँ पे जो सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसे ऑटो ऐड कर दिया। तो ये भी ऐड एज रिक्वायर्ड हो गई इस क्लास के लिए। अभी जब भी मेन कंट्रोलर का बीन बनेगा तो वो इंटरनली इस सर्विस का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेगा ऑटो वायर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर रिक्वेस्ट मैपिंग रेस्ट कंट्रोलर पहले लिखते हैं, जस्ट टू डिफाइन दैट दिस इज अ रेस्ट कंट्रोलर। और ये आपके बीन फैक्ट्री या इंटरनली जो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट बनेगा उसमें डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट मैपिंग मैंने डाल रखी है। तो जब भी आप यहाँ पे क्वेरी करोगे तो यहाँ पे यू विल जस्ट ऐड दिस एम्प्लॉय हेयर एंड देन यू आई मीन एम्प्लॉय हेयर। उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट है वो तो देखा जाएगा। बट जैसे मैंने एम्प्लॉय यहाँ पे किया तो ये स्लैश लोकल होस्ट 8080 या 8081 स्लैश एम्प्लॉय। उसके बाद सब को रिक्वेस्ट मैपिंग जो कि जैसे मैंने यहाँ गेट कर रखा है, तो यहाँ पे स्लैश यू एंड देन एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी मेन कंट्रोलर है, ऑटो ऐड कर रखा है जैसे मैंने बताया, ये ऑलरेडी थी। फिर रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ डाल रखी है मैंने, रिक्वेस्ट मैपिंग और मेथड इसमें गेट कर रखा है, तो ये फेच करता है। उसके बाद मैंने पैरामीटराइज्ड वैल्यू पास की है, जो लिंक में वैल्यू पास की है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 डाल दिया, इसको 6 भी कर दूंगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको वैल्यू एम्प्लॉय आईडी की, अब जैसे मैंने ये वैल्यू यू स्लैश एम्प्लॉय आईडी डाल दी। उसके बाद गेट एम्प्लॉय किया
तो उसे मुझे पाथ वेरिएबल एक बनाना पड़ेगा एनोटेशन यूज करके, वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे जो भी डिफाइन कर रखा है पर्टिकुलर वेरिएबल, वो यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा, और वो वैल्यू एक इंटीजर एम्प आईडी में आ जाएगी। ठीक है, ओके। अभी मैं ट्राई करता हूँ इसकी जगह कुछ और नंबर डालने का, सॉरी, ये इसकी जगह ये डालने का। तो अभी बैड रिक्वेस्ट बनी है, और यहाँ पे एक एक्सेप्शन आई है, इनपुट फॉर इनपुट स्ट्रिंग नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ इंटीजर डिफाइन कर रखा है, बट यहाँ पे जो हम लोग इनपुट भेज रहे हैं वो डीएसएफ आ रही है। तो ये एक एरर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, एरर स्टेटस 400। तो रिक्वेस्ट की जो बैड रिक्वेस्ट टाइप यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, अदरवाइज अगर मैं नंबर भेजता हूँ तो 500 आता है। ये बेसिकली मेरे सर्वर ने प्रोसेस किया उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को, फिर उसने उसका रिस्पॉन्स भेजने की कोशिश की। ठीक है, बट उसको उस पर्टिकुलर आईडी के लिए कोई वैल्यू मिली ही नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉय विथ आईडी 12345। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए अ, इस पर्टिकुलर सॉरी इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए 12345 आईडी के लिए कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, तो इट्स नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। मैंने कोई एरर मैपिंग पहले से फॉर्मेट या फिर डिफाइन नहीं कर रखी है, तो वो ऐसा कुछ रिएक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गेट एम्प्लॉय पाथ वेरिएबल वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, जो कि मैंने यहाँ पे पास कर रखी है, फिर उसके बाद इंटीजर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अभी ये क्या रिटर्न करेगा, सर्विस का जो ऑब्जेक्ट बनाया डॉट गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, एम्प्लॉय आईडी पास कर दिया। तो यहाँ पे जो है एमपीएल में मैंने एम्प्लॉय आईडी पास किया, उसके हिसाब से वो एम्प्लॉय वहाँ से सर्च करके दे रहा है। तो बेसिक है, सारे रिक्वेस्ट यहाँ से होके आपके रिपोजिटरी तक जा रहे हैं, वहाँ से वो बैकएंड को कॉल जा रही है ओआरएम के थ्रू, और जैसे वो वैल्यू आ रही है वो फ्रंट एंड पे एम्प्लॉय आईडी थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, फ्रंट एंड पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है। तो दिस इज नॉर्मल रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, ये सबसे पहले रिक्वेस्ट है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी बनाता हूँ, तो इंसर्ट करने का मैं एक रिक्वेस्ट बनाऊंगा, तो देखते हैं कैसे होता है। मुझे हो सकता है इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बट नो वरीज, एक बार मैंने कर लिया तो इजी पड़ेगा। इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, इसमें वैल्यू अगर मैं डाल दूँ तो इसमें बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, स्लैश, अभी यूज़र नहीं, मुझे ऐड करना है, ऐड ईएमपी का करना है, मेथड है। जनरली जब भी ऐसा कुछ कॉल होना चाहिए तो उसमें एक ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर भी होना चाहिए, जैसे ऑथेंटिकेट करे कि कौन पर्टिकुलर बंदा है, द वन पर्सन, द वन यूजर हु इज एडिंग एन एम्प्लॉय। सो वो अथॉरिटी एक एम्प्लॉय को तो हो नहीं सकती, वो अथॉरिटी मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए, वही ऐड करे। तो ये ऑथेंटिकेशन वाला जो मॉड्यूल है विल सी लेटर ऑन इन दी अपकमिंग फर्दर वीडियोस। ठीक है, अभी जो है, अभी मेरा बेसिक सेटअप क्रिएट करना है, एक सिंपल सा एपीआई, जिस पे अगर मैं स्टैंड पॉइंट पे हिट करूं तो वो वैल्यूज रिटर्न करे। अभी इसको और रिफाइन करेंगे, जैसा मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, जैसे ये इट्स ऑल लाइक एन आर्ट। और इसमें क्या होता है, इसमें आप जितने लेयर्स बढ़ाते जाएंगे, जितना और वर्क करते जाओगे, उतना बेटर होता जाएगा ये। ठीक है, अभी रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने किया पब्लिक void add user
अभी मेरे को इसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, तो मैं इसके लिए पॉज लूँगा, थोड़ा मैं देखता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं आप लोग को बताता हूँ। ओके गाइस, सो ओके गाइस, तो मैंने थोड़ा सा देखा, मेरे को एक चीज़ मिस हो गई थी। नो इश्यूज, अभी मैंने देख लिया है। मेरे को बस एक चीज़ मुझे पता करनी थी, वो ये थी कि बेसिकली वो जो रिक्वेस्ट बॉडी में वैल्यूज़ आती हैं, वो यहाँ पे क्या सिंटेक्स पर्टिकुलर यूज़ करते हैं जिससे वो आती हैं। तो वो रिक्वेस्ट बॉडी में आती है एम्प्लॉय। ओके, तो रिक्वेस्ट बॉडी आपके इसमें आती है रिक्वेस्ट में। तो बेसिकली ये चेक करना था मुझे, अभी मुझे void ये मेथड बना लिया, अभी मुझे इंटरनली उसके सेव करने वाला मेथड बनाना है। तो मैंने एम्प्लॉय रेपो, तो मैंने सर्विस में एक सेव मेथड बनाया था, आपके सर्विस में आप देखोगे तो पब्लिक void सेव एम्प्लॉय एम्प्लॉय। ठीक है, अभी ये सेव का इम्प्लीमेंटेशन एम्प्लॉय सर्विस एमपीएल में लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करता है सर्विस को, तो उसके सारे मेथड यहाँ इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए। ठीक है, डॉट सेव डॉट सेव, अब यहाँ पे एम्प्लॉय पास कर दो। ठीक है, जो कि वो जो एस थी एंटिटी, वो उसकी रिपोजिटरी की वो होती है जेनरिक इनपुट, तो वो यहाँ पे मैंने पास कर दिया है। जेपीए रिपोजिटरी इनहेरिट करता है क्रूड रिपोजिटरी को, अगर आपको पता ना हो तो क्रूड रिपोजिटरी भी ऐसे जेनरिक वैल्यूज, मतलब जेनरिक डेटा टाइप पास करवा लेता है, जिससे वो इंटरनली, जैसे यहाँ पे मैंने अगर सेव देखोगे आप यहाँ एस एंटिटी है, बट ये जो एस है, जो टी एस एक्सटेंड्स टी है, और टी इज बेसिकली व्हाट वी पास हेयर। ठीक है, तो इनने बेसिकली वही कर रखा है जो क्रूड में आया, उसका जे में यूज़ कर लिया, जेपीए में। जेपीए, अगर जेपीए ये क्रूड रिपोजिटरीज को अगर आप जेपीए खोलोगे तो इट इंटरनली एक्सटेंड्स योर पेजिंग सॉर्टिंग रिपोजिटरी, आई थिंक सो, या पेजिंग एंड शॉर्टिंग रिपोजिटरी। हाँ, या मैं बोल गया था एक चीज़, पेजिंग एंड शॉर्टिंग में भी यूज़ होता है जीपीए का, दैट्स व्हाई इट्स हियर। इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें जानोगे, जैसे फाइंड ऑल, पेजिंग एंड शॉर्टिंग में फाइंड ऑल है, पेजेबल भी है, तो जो पेजिंग एंड शॉर्टिंग होती है उसके लिए यूज़ हो सकता है। मेरे को इतना डिटेल्ड में इसका आइडिया नहीं है पेजिंग एंड शॉर्टिंग में क्या है, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, बट ये सब चीज़ें लेटर ऑन हम धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे और पता लगाते जाएंगे। ठीक है, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो आप प्रैक्टिस करते रहो, तो आप लोग को भी थोड़ा आइडिया होता रहेगा। मैं बेसिक एम्प्लॉय एप्लीकेशन बना रहा हूँ, बट उसको इतनी अच्छी तरीके से और इतना इतना देख के बनाऊंगा मैं, और इतना रिसर्च करके विल मेक इट कि हम लोग को कुछ इशू ना हो। ठीक है, रिपोजिटरी में कोई चेंज नहीं है, वो है वी डूइंग चेंज हियर, सर्विस में, सर्विस एमपीएल में मैंने सेव का मेथड कॉल कर दिया, तो ये सेव। अभी यहाँ से मैंने सिंपल मुझे क्या करना है, सर्विस डॉट सेव, ये एम्प्लॉय पास कर दिया, सेविंग भी काम हो गया। तो सेम चेंज, कोई चीज कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अब मैं इसको टेस्ट करने के लिए क्या करूँगा, एक रिक्वेस्ट बॉडी बनाऊंगा, मैं एक नया ऐड रिक्वेस्ट कर देता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट है, पोस्ट रहेगी, इंटर रिक्वेस्ट यूआरएल लोकल होस्ट 081। ठीक है, स्लैश एम्प्लॉय स्लैश, अब यहाँ देखिए एम्प्लॉय तक इफ़ यू कम, तो एम्प्लॉय तक तो इट्स सेम, फिर उसके बाद यहाँ से इट चेंजेस, तो यहाँ पे मैंने ऐड एम्प्लॉय कर दिया है कॉल, इसको ऐसे भी लिख दोगे तब भी चलेगा, बेटर है ऐसे लिखो, बट एनीवेज। हाँ, और फॉर दोज गाय हु वांट टू ट्रोल मी नाउ आफ्टर सीइंग दैट जावा टी पॉइंट पेज, मैं इन सारी साइट्स को रेफर कर लेता हूँ फॉर स्टडिंग,
एंड फॉर नॉलेज। तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे याद है स्प्रिंग में, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं याद है, बहुत बेसिक्स है, बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा गैप हो गया था स्प्रिंग में, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे भूल गई हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ मैं गैदर अराउंड कर रहा हूँ और इसको अब थोड़ा मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ट्रीट करूँगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें करूँगा मैं। उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, व्हाट्स एवर। अभी मैंने रिक्वेस्ट मैपिंग भी लिख ली, आपको पता है कि मैंने ये सारी चीज़ें पोस्ट है और ये कर ली। अब ये पोस्ट एम्प्लॉय ऐड यूज़र मेथड है, ऐड यूज़र ऐड एम्प्लॉय, सॉरी ऐड एम्प्लॉय मेथड है। एम्प्लॉय मेथड है। अभी मुझे रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ डेटा ऐड करना होगा, फॉर्म डेटा ऐड कर देता हूँ। हेडर में नहीं ऐड कर सकते, फॉर्म डेटा यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इसमें सारी वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं, जैसे उस ऑब्जेक्ट की। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट मैप्ड है वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को, जस्ट सेकंड, ओके, लीव इट, एक सेकंड, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अभी क्या करना है मुझे? ओके, तो मुझे ये पोस्ट रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में मुझे सबसे पहले वो एम्प्लॉय क्लास देखनी पड़ेगी। तो इसको मैं क्लास ही कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, एम्प्लॉय क्लास देखता हूँ। तो emp id ये करके कॉपी करते जाता हूँ, id, और उसकी वैल्यू है 1, तो 3 4 1 ऐसे करता हूँ, थोड़ा ऑथेंटिक लगेगा। उसके बाद ये है दिस फर्स्ट नेम, से पहले मैं फर्स्ट नेम, सपोज मैं अपना नाम ऐड कर देता हूँ, और मिडिल नेम जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ पे टेबल में मैंने नॉट नलिबल डाला है, यहाँ पे ये नल हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो विल जस्ट गो हियर, मिडिल नेम, इसमें कुछ नहीं डालेंगे, तो मे बी मिडिल नेम पास ना करें, ठीक है। तो जस्ट रिमूव इट, जस्ट मैं क्या करता हूँ, दूसरी चीज़ यहाँ पर डाल देता हूँ, लास्ट नेम श्रीवास्तव, ओके, ये हो गया। इसके बाद व्हाट वी हैव, ईमेल, मैं सारी डिटेल्स आपको नहीं दूंगा तो आप चिंता मत करें। ईमेल हो जाएगा something.com, अभी मैं इसमें, आप जैसे सोचते जाओगे, जैसे जैसे मैं सोचते जाऊंगा वैसे वैसे कुछ कुछ चीज़ें ऐड करते जाऊंगा, तो ये बेटर रहेगा सबके लिए। जैसे मैंने सोचा है अभी, जैसे मेरे दिमाग में है कि जैसे ही मैं ईमेल और नया यूज़र ऐड करूंगा तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मेल चला जाना चाहिए यूज़र को, और उस पर्टिकुलर मेल आईडी पे gmail.com जो भी है कि योर न्यू यू हैव बीन एडेड टू द एम्प्लॉय मैनेजमेंट डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो जैसे जैसे आप इम्प्रोवाइज करते जाते हो तो आपकी छोटी एप्लीकेशन स्टार्ट्स टू बिकम बिग। तो माय फादर नेम इज अनूप श्रीवास्तव, इट्स नॉट अबाउट माय फादर मदर, सो उनका नाम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला सीन मैंने नहीं किया, ठीक है। ये है मेरा, ये फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया 79010 होना चाहिए। तो बेसिकली जब आप क्रिएट करोगे अकाउंट तो ये वहाँ पे वैलिडेशन भी डाल सकते हो आप, सिटी इज वाराणसी,
I'm from वाराणसी. ओके, सो आई थिंक एक डेटा बन गया है. अब मैं इसको सेंड करके देखता हूँ. 404 not found. Is the application not running yet? इसको क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं. इसको फिर से स्प्रिंग बूट ऐप रन करते हैं. Apply application is started now. सेंड करता हूँ इसे. Unsupported media type. Salt content type. Okay. So this is something a bit different from what I expected basically. तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को फिर से कुछ देखना ही पड़ेगा. जैसे आप लोगों को पता ही है. मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो एम्प्लॉय था उसको तोड़ तोड़ के उसके बस एट्रीब्यूट्स भेजे यहाँ पे, rather than sending this. अगर मैं इसको रॉ फॉर्म में देखूँ, तो ये थोड़ा अजीब सा लगेगा. आई थिंक सो मुझे एक वो भेजना होगा और उसके अंदर वो करना होगा. एनीवेज, इसको सेव नहीं करते. मैं थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा और एनालाइज करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है पोस्टमैन यूज़ करते समय मुझे पहले भी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी. मैं थोड़ा बिगनर लेवल पे पोस्टमैन यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे मैंने यूज़ नहीं कर रखा है. बट जैसे मैं हूँ वैसे ही आप हो. हम दोनों लोग सेम लेवल पे लाई करते हैं. तो बट मेरे साथ हो सकता है बहुत सारी जगह पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और बहुत ज़्यादा नॉलेज है. बट ये बिगनर्स के लिए वीडियो है, तो मैं एक बार को बिल्कुल वैसे बताऊंगा जैसे मैंने सीखा है. ठीक है, और जैसे मैं सीख रहा हूँ ये सारी चीज़ें. तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ. आपका वो जो टाइम एनालिसिस टाइम है वो कट आउट करता हूँ और बिल्कुल प्रिसाइज आंसर लेके आता हूँ इसका. ठीक है, सो जस्ट हैंग ऑन. थैंक यू. ओके गाइस, आई एम बैक. तो मैंने ये देखा, एक बिल्कुल माइन्यूट सी डिफरेंस था. एक्चुअली मैं फॉर्म में डेटा डाल रहा था. एक्चुअली तो डेटा जाना चाहिए वो जेसन फॉर्मेट में जाएगा. अब ये क्यों नहीं जा रहा था वो मेरे को इतना क्लियर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा था. बट एनीवेज मैंने रॉ किया इसका और इसको जो टेक्स्ट था उसको उठा के जेसन कर दिया. उसके बाद मैंने सेम फॉर्मेट में ये डेटा डाल दिया इसमें. ठीक है, मैंने मिडिल नेम नहीं डाला और सारी चीज़ें डाल दी. तो अभी आप जैसे जाके देखोगे तो यहाँ पे वो डेटा ऐड हो गया है. अभी यहीं पे मैंने सपोज एक नई वैल्यू डाली और ID2 डाली. एडिट ऑल अर्पित सपोज अर्पित डाल दिया ऐसा कुछ समथिंग और उसको भी सेंड किया. तो अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. आइडियली सक्सेस रिस्पॉन्स में आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा है, वो थोड़ा गड़बड़ है. तो वो देखते हैं. अभी अभी दो वैल्यूज यहाँ ऐड हो गई इजीली. ठीक है, अभी सपोज मेरे को ये मैं सेव कर लेता हूँ. अभी मेरे को सपोज गेट करना है. मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि अगर सेम आईडी का फिर से ऐड होता है तो क्या होता है. ओके शिट, ये फिर से ऐड हो गया. ओके, ऐड नहीं हुआ है, कुछ तो फटा है कोड में. रिजॉल्ट कंटेंट टाइप. ओके, ये वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहा है अगर मैं वो सेंड कर रहा हूँ तो. अभी ये मैंने भेजा तो यहाँ पे भले इसने कुछ नहीं दिखाया क्योंकि वो उसका वो था तो वो ऐड ही नहीं कर रहा है. एनीवेज, तो ये बढ़िया चीज़ है इसमें.
ऑलरेडी प्राइमरी की मैंने यहाँ सेट नहीं कर रखी है कोई भी, बट स्टिल इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, तो ये वर्क करने लगा है। अभी ये बेसिक एपीआई रेडी हो गई है हमारी। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गया हूँ, बट एनीवेज अगर आपको बेसिक एपीआई बनानी है तो आप ऐसा स्टेप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने 2 रिक्वेस्ट तो बना दिए आप सभी लोग के लिए। तो जैसे मैंने बताया था, पोस्टमैन से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी मैं गेट में क्या करता हूँ, मैं गेट में वन ऐसा कुछ ट्राई करता हूँ, इंटरनल सर्वर। तो आई थिंक सो वो नंबर कंसीडर कर रहा है, इसीलिए उसने 1 ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है? हार्डली ये फेच होना चाहिए, राइट? नो serializer फाउंड फॉर hibernate proxy. Okay, that's some different error. Okay, मुझे ये देखना पड़ेगा ये पर्टिकुलर एरर क्यों आ रही है। ठीक है, मैं इसको रिजॉल्व करूँगा और फिर आपको बताता हूँ। मैसेज कन्वर्जन एक्सेप्शन। ओके, नो serializer फाउंड फॉर क्लास है। ओके ओके, मैं समझ गया। ये मोर और लेस इशू क्यों आ रही होगी, वो इसलिए आ रही होगी क्योंकि जो मैंने यहाँ रिटर्न किया है वो डायरेक्टली एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। मैं ट्राई करता हूँ एक चीज़, शायद इसको इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल कर देता हूँ। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, शायद इससे कुछ सोल्यूशन निकल जाए। एनीवेज फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ क्लोज करके। जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड, ये चलना चाहिए। सीरियलाइजेबल नहीं है वो, बेसिकली उसके लिए इशू दे रहा है वो, बट एनीवेज देखते हैं। ओके, एप्लीकेशन स्टार्टेड नाउ। अभी मैं फिर से एक पोस्ट रिक्वेस्ट डालता हूँ यहाँ पे, सेंड इंटरनल सर्वर एरर। नो serializer found for class byte body interceptor, no properties, avoid exception. ओके, ये मुझे देखना पड़ेगा, बट ये वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी बता रखी है और बता दी है। जो बेसिक है वो तो वैसे ही चलेगा, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट तो काम कर रही है। गेट में आई थिंक सो वो डेटा कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, दैट्स वाई ओनली ये इशू आ रही है। तो मैं इसका जो ट्विक है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा अपने, और उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि आगे अगला क्या काम होगा वो बताऊंगा। ठीक है, अगला काम हम जो करेंगे वो इसके लिए यूआई का पार्ट भी डिज़ाइन करना होगा, बट नहीं, पहले एक पूरी फुल फ्लेजेड एपीआई बना लेते हैं स्प्रिंग की, उसके बाद हम लोग कदम रखते हैं एंगुलर में। फिर जब वो दोनों प्रोग्रेस करने लगेंगे तो हैंड इन हैंड विल कीप ऑन वर्किंग ऑन बोथ स्प्रिंग एज वेल एज एंगुलर। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर बहुत पेशेंस रखने के लिए और मेरे साथ साथ कंटिन्यू करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता अभी, बट आपको भी पता है, आपको पता चलेंगी और मुझे पता चलेंगी एज वी प्रोग्रेस ऑन दिस।
जर्नी। ओके, चलो थैंक यू गाइस। ओके गाइस, तो जस्ट सॉरी फॉर दिस, बट एनीवेज मैंने वो सोल्यूशन ढूंढ लिया है, वो जो इशू था जिसमें वैल्यू नहीं रिटर्न कर रही थी, वो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा ट्वीक है। और वो ये है जो मैंने गेट वन कर रहा था, उसको रिमूव करके यू कैन यूज फाइंड बाय आईडी। I don't know if that one is the appropriate method or not, but this one is the sure appropriate method. Find by ID करोगे आप तो इससे वैल्यू आ जाएगी, और उसको फिर गेट करोगे तो उसकी वैल्यू दे दी गई है। फाइंड बाय आईडी ऑप्शनल रिटर्न करता है, ऑप्शनल से आप गेट करते हो तो यू गेट दी एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, ये मैंने किया। उसके बाद मैंने जब ये चलाया तो ये वैल्यू आ गई। फर्स्ट नेम अर्षित, टू वाले के लिए मैं चला के देखता हूँ। टू के लिए अर्पित, या एवरीथिंग इज फाइन, ग्रेट। ठीक है, गेट पोस्ट सब सही चल रहा है। ठीक है, ओके। सो थैंक यू गैस, सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया इसमें, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप बिगनर हो तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। बट आप जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस करोगे, ये मैं कहता हूँ कि आप मुझे 30 डेज दे दो या 25-15 डेज दे दो। आई डोंट नो, 5 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं डिपेंडिंग हो आप कितने देर में ग्रास्प कर रहे हो। बट अगर आपने पूरी चीज़ें ग्रास्प कर ली, उसके बाद आप स्प्रिंग में काफ़ी चीज़ नॉलेजेबल हो जाओगे, और बहुत सारी चीज़ें आप यूँ चुटकी बजाते कर लोगे। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।